हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे मई महीने के फर्स्ट वीक की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो मई महीने के पहले सप्ताह में यानी कि 1 से लेकर के 7 मई के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो सारे हम लोग आज की इसी एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है, फिर बीते सप्ताह से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आप उनके आंसर करेक्टली कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक की बात अगर हम सबसे पहले करें तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर है, और अभी के समय इसके जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मलपास। लेकिन इन्होंने कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि ये जून महीने में अपना पद छोड़ देंगे। तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष कौन होंगे उनको हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है। इनका नाम है अजय बंगा, और नाम से ही आप समझ सकते हैं ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इससे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है अमेरिका में उसके सीईओ थे, लेकिन अब इनको जून महीने से वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन होंगे? अजय बंगा। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है? तो दोहा डायमंड लीग जो हुआ है हाल ही में कतर के अंदर, इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीरज चोपड़ा भारत के एक मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी हैं यानी कि जेवलिन थ्रोवर हैं, और इन्होंने हाल ही में ये जो इवेंट हुआ था दोहा डायमंड लीग, यहाँ पे इन्होंने 88.67 मीटर दूरी पर अपना भाला फेंका और इस तरीके से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपको याद होगा इन्होंने ही जो पिछले टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था, और पूरे ओलंपिक के इतिहास में ये एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। हाल ही में 3 और 4 मई को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शंघाई सहयोग संगठन है यानी कि एससीओ, 2023 में इसका मेजबान कौन सा देश है? इसका मेजबान है अपना भारत। जिस तरीके से भारत के पास G20 की अध्यक्षता है उसी तरीके से एससीओ की भी अध्यक्षता भारत को ही 2023 में दी गई है। तो इस कारण से हाल ही में जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई वो भी भारत में हुई है, गोवा राज्य के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस मगर को हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे किस वर्ष कमीशन किया गया था? तो आईएनएस मगर नाम का जो भारतीय नौसेना का जहाज है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको साल 1987 के अंदर इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था, और अभी 36 सालों की सेवा के बाद 36 सालों तक इसने देश की सेवा की और अब इसको डी कमीशन कर दिया गया है यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो डी कमीशनिंग समारोह है वो कोच्चि के अंदर आयोजित किया गया था, केरल के कोच्चि में। यहीं पे आपको पता है हाल ही में देश की पहली वाटर मेट्रो परियोजना भी शुरू हुई है जिसका उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और एक चीज़ यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आईएनएस मगर ये जो जहाज है इसको कौन से शिपयार्ड ने बनाया था? तो कोलकाता के अंदर जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स नाम का शिपयार्ड है GRSE, उसने इसको बनाया था और अभी इसको डी कमीशन कर दिया गया है। 1 मई 2023 को किन 2 राज्यों ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 मई को भारत के 2 राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। एक तो है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। क्योंकि पहले एक बॉम्बे राज्य हुआ करता था, तो बॉम्बे से अलग करके ही ये दोनों राज्य बनाए गए थे, गुजरात और महाराष्ट्र को। इसके लिए बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था 1960 के अंदर, और 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत ने वेस्ट टू वंडर अवधारणा के साथ किस शहर में G20 पार्क विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। तो हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर एक G20 पार्क बनाया गया है, और इसको वेस्ट टू वंडर के कंसेप्ट पर बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर कचरे का इस्तेमाल करके कलाकृतियां बनाई गई हैं। तो वेस्ट टू वंडर के थीम पर आधारित जो G20 पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया है? नई दिल्ली के अंदर।
निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो कि 24 मई 2023 को तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? क्वाड में आप जानते हैं कि टोटल 4 देश आते हैं। एक तो भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इन्हीं 4 देशों को क्वाड कंट्रीज बोला जाता है। और 24 मई 2023 को इन कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनका क्वाड समिट होने वाला है और वो भी इन पर्सन होगा। इन पर्सन का मतलब ये है कि सारे जो लीडर्स हैं वो फिजिकली उपस्थित होंगे मीटिंग के अंदर। तो ये सम्मेलन होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं क्वाड लीडर समिट, जो कि सिडनी में होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही मशहूर शहर है सिडनी। तो यहाँ पे होगा क्वाड सम्मेलन। और चारों कंट्रीज के लीडर्स की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, और ऑस्ट्रेलिया जो कि मेजबान है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज। आपको पता होगा मार्च महीने में एंथोनी अल्बनीज जो हैं वो भारत की भी यात्रा पर आए हुए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और स्पोर्ट्स का है। आपको बताना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है। तो सबसे पहले आपको इस टूर्नामेंट के बारे में बताता हूँ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये भारत के अंदर विश्वविद्यालय के स्तर पर होता है और देश भर के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस बार जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये 2022 का एडिशन ही अभी होने जा रहा है और ये इसका तीसरा संस्करण होगा। यानी कि इससे पहले भी ये 2 बार हो चुका है, इस बार ये तीसरी बार होने वाला है। तो पहली चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि ये कहाँ पर होगा, कौन सा राज्य इसका मेज़बान है। तो इसका मेज़बान है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ये 4 शहरों के अंदर होगा। बाकी ये दिल्ली के अंदर भी आयोजित होगा। दिल्ली में कुछ इवेंट इसके आयोजित होंगे। मेन जो मेज़बान है वो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के जिन 4 शहरों में होगा उसमें एक तो है यहाँ की राजधानी लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है नोएडा और चौथा है गोरखपुर। तो ये आप याद कर सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो स्पेशली आपको याद रखना है। फिर तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका शुभंकर क्या है। हाल ही में इसका शुभंकर लॉन्च किया गया है और इसका नाम है जीतू। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है जीतू इस बार का शुभंकर यानी कि मैस्कट। और जीतू जो है ये एक बारहसिंगा है जो कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का स्टेट एनिमल है यानी कि राज्य पशु है। तो यहाँ पर आप देखिए यही पूछा गया आपसे कि तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन 23 मई से लेकर के 3 जून तक कौन से राज्य के अंदर किया जाएगा। यहाँ पे 23 मई नहीं होगा, यहाँ पर होगा 25 मई। तो यहाँ पर आपको इसको करेक्ट करना है। 25 मई से लेकर के 3 जून तक तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने वाला है और इसकी मेजबानी कर रहा है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और भारत के जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से हाल ही में इसके लिए जो आधिकारिक लोगो है उसको भी लॉन्च किया। इसके लिए जर्सी को भी लॉन्च किया। इसके अलावा मसाल और जो मैस्कट हैं इनको भी लॉन्च किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बन गए हैं अनंत माहेश्वरी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेस्कॉम के चेयरपर्सन बन गए हैं अनंत माहेश्वरी। किंग चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला का राज्याभिषेक समारोह 6 मई 2023 को किस शहर में आयोजित किया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीते साल जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ के बाद ही जो वहाँ के ब्रिटेन के नए सम्राट बने थे उनका नाम था चार्ल्स तृतीय। तो ये सम्राट तो उसी वक्त बन गए थे, लेकिन जो आधिकारिक राज्याभिषेक हुआ है वो हाल ही में 6 मई 2023 को आयोजित किया गया। तो यहाँ पे जो ब्रिटेन के सम्राट हैं किंग चार्ल्स तृतीय और जो रानी कैमिला हैं इनका राज्याभिषेक किया गया और ये राज्याभिषेक समारोह जो है वो लंदन में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इस समारोह में भारत की तरफ से गए थे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं यानी कि जगदीप धनखड़ और उनके जो वाइफ हैं यानी कि डॉक्टर सुदेश धनखड़, वो भी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है कि किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए यूनाइटेड किंगडम का दौरा किसने किया। तो भारत की तरफ से गए थे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके साथ में जो इनकी वाइफ है यानी कि डॉक्टर सुदेश धनखड़, वो भी गई थी। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे जो है
ये आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। श्रमिकों यानी कि मजदूरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हर साल 1 मई को आयोजित किया जाता है, यानी कि मई महीने के पहले दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसको मई दिवस भी बोलते हैं, मई दिवस भी इसको कहा जाता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो स्नूकर जो खेल होता है इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप का हाल ही में आयोजन किया गया और इस बार के स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं लूका ब्रेसेल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो लूका ब्रेसेल हैं ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस बार 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन मार्क सेल्बी को हरा दिया है। मार्क सेल्बी जो है ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ये 4 बार स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन इस बार इनको हरा करके लूका ब्रेसेल ने स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और ये कहाँ के हैं? ये बेल्जियम से हैं। यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा हर साल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिए जाते हैं और 2023 में ये पुरस्कार ईरान की 3 महिला पत्रकारों को दिए गए हैं। इनमें से एक हैं नीलोफर हमीदी, दूसरी हैं इलाहे मोहम्मदी और तीसरी हैं नरगिस मोहम्मदी। तो ईरान की ये जो 3 महिला पत्रकार हैं इन्हीं को यूनेस्को के द्वारा गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो यूनिकॉर्न कंपनियां उनको बोला जाता है जिनकी मार्केट वैल्यू $1 अरब के पार चली गई हो। अगर किसी कंपनी की जो वैल्यू है वो $1 अरब से ज़्यादा है तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है और यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पर है अमेरिका जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर है अपना भारत। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं किस कंट्री में कितने यूनिकॉर्न्स हैं और नंबर 1 पर आता है अमेरिका जहाँ पर 666 यूनिकॉर्न हैं और 179 तो नए ऐड हुए हैं 1 साल के अंदर। चाइना इस मामले में दूसरे नंबर पर है, 366 यूनिकॉर्न्स यहाँ पर हैं और इसी तरीके से भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है। भारत के अंदर टोटल यूनिकॉर्न्स हैं 68 और 14 नए यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं 1 साल में। तो इस तरीके से भारत का स्थान है तीसरा। चौथे नंबर पर फिर ब्रिटेन है, 5वें पर जर्मनी है। इसी तरीके से आप शहरों में भी देख सकते हैं कौन से शहरों में ज़्यादा यूनिकॉर्न बेस्ड हैं। तो अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को शहर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियाँ बेस्ड हैं। निम्न में से कौन सा शहर हॉकी प्रतियोगिता एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी करेगा? तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो है ये हॉकी का एक टूर्नामेंट होगा जो कि इस बार भारत की मेज़बानी में आयोजित होने वाला है। ये अगस्त महीने में होगा और तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पर इसके लोगों में भी देख सकते हैं चेन्नई 2023 लिखा है, यानी कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो शतरंज यानी कि चेस के अंदर जो इंटरनेशनल मास्टर का खिताब होता है ये दिया जाता है फीडे के द्वारा। शतरंज की जो वैश्विक संस्था है यानी कि फीडे, उसी के द्वारा इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल दिया जाता है और अभी तक ये भारत की सिर्फ 10 महिलाओं को ही मिला था। जो 11वीं भारतीय महिला बनी है उनका नाम है वंतिका अग्रवाल। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपया को स्वीकार करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? तो आरबीआई ने जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी उसका नाम था ई रूपी और ई रूपी को स्वीकार करने वाली जो भारत की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। क्योंकि हाल ही में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने क्या किया है, अपने ग्राहकों के लिए एक नया माध्यम उपलब्ध कराया है जिसके जरिए वो ई रूपी के जरिए भी अपना जो प्रीमियम भरना होता है वो भर सकते हैं। तो इस तरीके से ई रूपी को एक्सेप्ट करने वाली भारत की जो पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी है उसका नाम है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ओडीएफ प्लस रैंकिंग के अंदर किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में सरकार ने ओडीएफ प्लस रैंकिंग जारी की है और इसमें ओडीएफ का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त। तो हाल ही में सरकार ने जो ओडीएफ प्लस रैंकिंग जारी की है उसमें वायनाड जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। और वायनाड कहाँ पर है? वायनाड केरल का एक जिला है।
आपको पता होगा यहीं से 2019 के अंदर जो राहुल गांधी है वो लोकसभा सदस्य चुने गए थे। हालांकि हाल ही में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो वायनाड जिला जो है ये ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस रैंकिंग जो है उसमें पहला स्थान हासिल किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो हाल ही में जारी किया गया है। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर बेस्ड है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये बताता है कि किस कंट्री के अंदर वहाँ के प्रेस को कितनी आज़ादी है। तो इसमें 1 से लेकर के 180 यानी कि टोटल 180 देशों को रैंक किया गया है और भारत का स्थान है 161वां। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपको इस इंडेक्स में 3 कंट्रीज की रैंकिंग याद रखनी है। नंबर 1 पर कौन है? तो वो देश है नॉर्वे। फिर 161वें नंबर पर है अपना भारत और सबसे आखिर में यानी कि 180वें नंबर पर कौन सा देश है? तो वो देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में प्रेस को सबसे कम आज़ादी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैप पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसकी लिस्ट भी दी गई है। पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे पर आयरलैंड है। इसी तरीके से यहाँ पर दिखाया नहीं गया, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 161वें नंबर पर है अपना भारत। हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है जिसका नाम है लोक माझे संगति। आपको बताना है कि ये किस राजनेता की आत्मकथा है। तो लोक माझे संगति नाम की जो बुक है ये शरद पवार की आत्मकथा है। ये इनकी राजनीतिक आत्मकथा है। तो इसमें इन्होंने अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताया है। शरद पवार जो हैं ये महाराष्ट्र राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और जो एनसीपी पार्टी है यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वर्तमान समय में ये इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इस पुस्तक के विमोचन के दौरान इन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि ये एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ देंगे। हालांकि फिर इनका उत्तराधिकारी चयन करने के लिए जो समिति थी उसने इनका ये जो प्रस्ताव है इस्तीफा देने का वो खारिज कर दिया। यानी कि जो शरद पवार हैं ये अध्यक्ष बने रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 1 मई 2023 को किसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने की घोषणा करी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शरद पवार। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर इनका उत्तराधिकारी चयन करने के लिए जो समिति थी उसने इनका जो इस्तीफा देने का प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया है। तो यही अभी कंटिन्यू करेंगे, यानी कि शरद पवार ही एनसीपी के अध्यक्ष होंगे। जर्मनी की किस पूर्व चांसलर को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट जो है ये जर्मनी का सबसे बड़ा सम्मान होता है और ये हाल ही में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं जर्मनी की जो पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल, इनको जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे अभी के समय जर्मनी के चांसलर कौन है? तो अभी के समय जर्मनी के चांसलर हैं ओलफ सोल्ज, जो कि एंजेला मर्केल के बाद ही बने थे। किस देश की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो शबनीम इस्माइल जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका की एक तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। 2 मई 2023 को जारी की गई नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट की रैंकिंग जारी की गई है, यानी कि टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया की कौन कौन सी बेस्ट टीमें हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई है और इस लिस्ट में भारत ने टॉप किया है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर था लेकिन अब भारत नंबर 1 पर आ चुका है। यहाँ पर आप टेस्ट फॉर्मेट में पुरुषों की जो टीमें हैं उनकी रैंकिंग आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर है भारत की टीम, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर है इंग्लैंड की टीम। 3 बार की ओलंपिक पदक विजेता टोरी बॉबी का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित थी? तो टोरी बॉबी, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अमेरिका की एक स्प्रिंटर थी, यानी कि अमेरिका की एक मशहूर धाविका थी। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। आपको बता दूं कि साल 2016 के अंदर जो ब्राज़ील के रियो शहर में ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पे इन्होंने 3 मेडल जीते थे। एक इन्होंने गोल्ड जीता था, एक सिल्वर जीता था और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गोल्ड इन्होंने 400 मीटर के अंदर जीता था, 400 मीटर की जो रेस हुई थी। सिल्वर मेडल इन्होंने 100 मीटर रेस के अंदर जीता था और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 200 मीटर रेस के अंदर जीता था। तो इस तरीके से इन्होंने 3 बार ओलंपिक के अंदर मेडल जीते हैं। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है।
विश्व अस्थमा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो अस्थमा जो बीमारी होती है ये फेफड़ों की एक बीमारी है और इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो अस्थमा बीमारी के रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मई महीने का जो पहला मंगलवार होता है उस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व अस्थमा दिवस जो है वो 2 मई को आयोजित किया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी थीम क्या है। इसकी थीम रखी गई है अस्थमा केयर फॉर ऑल। यहाँ पर आप इसका पोस्टर देख सकते हैं। अस्थमा केयर फॉर ऑल इस बार की थीम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से किस देश ने दुनिया की पहली आरएसबी वैक्सीन को स्वीकृति दी है? यहाँ पे आरएसबी वैक्सीन का मतलब है रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस वैक्सीन। तो दुनिया की पहली आरएसबी वैक्सीन जो है उसको हाल ही में मंजूर किया है अमेरिका ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि एफडीए, उसने वयस्क लोगों के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी दी है यानी कि दुनिया की पहली आरएसबी वैक्सीन। हालांकि आपको बता दूं कि अभी वैक्सीन को जनता के लिए रोल आउट करने से पहले जो अमेरिका का रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र है उससे अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। निम्न में से किस शब्दकोश का 21 खंड का ब्रेल संस्करण दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन गया है? तो इनमें से वो कौन सी ऐसी डिक्शनरी है जिसका हाल ही में ब्रेल एडिशन लॉन्च किया गया है और ये जो ब्रेल एडिशन है ये दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी बन गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हेमकोश। हेमकोश नाम की जो डिक्शनरी है ये असमिया और अंग्रेजी भाषा की डिक्शनरी है, लेकिन हाल ही में इसका 21 वॉल्यूम का ब्रेल एडिशन लॉन्च किया गया है यानी कि दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए इसका जो ब्रेल एडिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है वो 21 वॉल्यूम में लॉन्च किया गया है और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी बन गई है। और आपको बता दूं हाल ही में इसके लिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये बताता है कि कौन से देश के अंदर जो सामानों का आवागमन है एक जगह से दूसरी जगह तक वो कितनी आसानी से हो पा रहा है। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने और इसमें भारत को 38वें स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया है। इसमें नंबर 1 पर जो देश है वो है सिंगापुर, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर जर्मनी है। ऐसे ही भारत जो है वो 38वें नंबर पर है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी 1 से लेकर के 4 मई तक किस देश के आधिकारिक दौरे पर थे? तो भारत की इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी वो हाल ही में पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा पर गए हुए थे। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 से लेकर के 4 मई तक इन्होंने श्रीलंका का दौरा किया। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने 7 मई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो BRO जो है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत के अंदर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर सड़कें बनाने का काम करता है। ये देश के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो हाल ही में BRO ने 7 मई 2023 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 मई 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के अंदर अनुच्छेद 355 को लागू कर दिया है? तो जैसा कि आप जानते हैं भारत के मणिपुर राज्य में हाल ही में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखने को मिला। जो मेइती कम्युनिटी के लोग हैं और वहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं उनके बीच में संघर्ष देखने को मिला और जिसके चलते मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई। और इसके चलते केंद्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 355 का यूज़ करते हुए मणिपुर राज्य में सुरक्षा का जो कार्यभार है वो अपने हाथों में ले लिया है। तो अनुच्छेद 355 जो है वो मणिपुर राज्य के अंदर लागू किया गया है। बिहान मेला भारत के किस राज्य में कोंद जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक बीज उत्सव है? तो बिहान मेला जो है ये भारत के ओडिशा राज्य के अंदर मनाया जाता है। वहाँ की जो कोंद ट्राइब है वो इसको मनाती है। इस दौरान जो कोंद ट्राइब की महिलाएं हैं वो बीजों को इकट्ठा करती हैं और उनको मिट्टी के एक बर्तन में जमा करके रखती हैं। तो ओडिशा राज्य के अंदर बिहान मेला मनाया जाता है। हाल ही में 17 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो ओरियन नाम का जो अभ्यास होता है ये फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है यानी कि कई सारे देशों की जो एयरफोर्स हैं वो एक साथ इस अभ्यास के अंदर हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इसमें भारतीय वायुसेना की जो टुकड़ी गई थी उसमें राफेल विमानों को भी शामिल किया गया था और ये पहली बार था जब राफेल विमानों को किसी विदेशी अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे आपको बता दूं कि राफेल विमानों को भारत ने फ्रांस से ही खरीदा है। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन का हिस्सा बनी? तो राफेल विमान को उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट हैं उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। तो हाल ही में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने ये जो अभ्यास हुआ था ओरियन 2023 उसके अंदर हिस्सा लिया था और वहां पर इन्होंने राफेल विमान को उड़ाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फ्रांस। निम्न में से कौन सी संस्था ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए सीयू चयन पोर्टल शुरू किया है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसने हाल ही में सीयू चयन पोर्टल का शुभारंभ किया है और इसी के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के जो हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फैकल्टीज़ को रिक्रूट किया जाएगा यानी कि फैकल्टीज़ की भर्ती की जाएगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो इस समय अध्यक्ष हैं यानी कि एम जगदीश कुमार, उन्होंने ही सीयू चयन पोर्टल का शुभारंभ किया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 किस दिन मनाया गया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है ये एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और ये 7 मई को इस बार मनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थीम भी रखी गई है एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग। कोल इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष कौन होगा? तो कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है ये भारत की एक महारत्न कंपनी है और इसके अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है PM प्रसाद को। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी। अभी के समय कोल इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल, लेकिन इनके बाद बन जाएंगे PM प्रसाद। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट 2023 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो एथलीट हैं उनकी लिस्ट निकाली है 2023 के लिए और इसमें टॉप 10 जो सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं उनको शामिल किया गया है। तो इसमें नंबर 1 पर है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है यानी कि पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। नंबर 1 पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने 136 मिलियन डॉलर कमाए हैं। दूसरे नंबर पर रहे लियोनेल मेसी, पहले ये नंबर 1 पर थे लेकिन अभी ये सेकंड प्लेस पर आ गए हैं। तीसरे नंबर पर रहे किलियन एम्बापे, चौथे नंबर पर रहे लेब्रॉन जेम्स। ऊपर के जो 3 हैं ये सभी फुटबॉलर्स हैं लेकिन लेब्रॉन जेम्स जो हैं ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। कुछ समय पहले आपने इनका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के इतिहास में ये ऑल टाइम सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। DST द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है? DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो भारत का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है इसने हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जारी किया है और इस सर्वे के अंदर पता चला है कि भारत का सबसे इनोवेटिव जो स्टेट है, सबसे जो अभिनव राज्य है वो है कर्नाटक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक को यहाँ पर पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे नंबर पर है दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, तीसरे नंबर पर है तेलंगाना और चौथे नंबर पर है तमिलनाडु। तो भारत का सबसे मोस्ट इनोवेटिव स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो वो है कर्नाटक राज्य। वैश्विक शतरंज लीग का उद्घाटन संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? उद्घाटन संस्करण का मतलब है कि पहला संस्करण। तो ग्लोबल चेस लीग जो है ये पहली बार होने वाली है और इसका आयोजन किया जाएगा UAE की राजधानी दुबई के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो शतरंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यानी कि FIDE, इसने भारत की टेक महिंद्रा के साथ में मिल करके इस ग्लोबल चेस लीग की शुरुआत की है जो कि जल्द ही दुबई के अंदर खेला जाने वाला है। इसका जो पहला संस्करण है वो दुबई के अंदर खेला जाएगा और यहाँ पर आप इस टूर्नामेंट का लोगो भी देख सकते हैं जिसमें टेक महिंद्रा को भी दिखाया गया है क्योंकि ये इसका टाइटल स्पॉन्सर भी बना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में 10वां लैंड पोर्ट बनाया गया है मेघालय राज्य के अंदर और इसी का उद्घाटन किया गया है। मेघालय में जिस जगह पर यह लैंड पोर्ट स्थित है वो है दाउकी नाम की जगह। तो मेघालय के दाउकी के अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच में
10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में यात्रा भी आसान होगी और दोनों देशों के बीच में व्यापार भी आने वाले समय में बढ़ेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई के दिन। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम रखी गई है शेपिंग ए फ्यूचर फॉर राइट्स। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया था कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी हुआ था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों के बीच में 161वें स्थान पर रखा गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 पर है नॉर्वे और आखिरी देश है नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर मैंने फर्स्ट वीक के सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को लिखा है, जैसे कि 1 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। फिर 2 मई को मनाया गया है विश्व टूना दिवस। टूना एक मछली होती है, तो इसके संरक्षण के लिए ही वर्ल्ड टूना डे हर साल 2 मई को मनाया जाता है। फिर विश्व अस्थमा दिवस, ये इस बार 2 मई को पड़ा है, तो 2 मई को इस बार ये मनाया गया है, हालांकि इसकी डेट हर साल बदलती रहती है। तो विश्व अस्थमा दिवस 2023 में 2 मई को था और इसकी थीम रखी गई है अस्थमा केयर फॉर ऑल। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसकी थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। 4 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। और 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस, जिसकी थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग। भारतीय सेना ने किस राज्य के अंदर बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया है? तो हमारे इंडियन आर्मी ने हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया है और ये अभ्यास चीन की सीमा के काफी पास आयोजित किया गया था और अरुणाचल प्रदेश में ये हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और ईटानगर के पास में ही होलोंगी शहर के अंदर एक एयरपोर्ट है, जिसको पहले होलोंगी एयरपोर्ट ही बोलते थे, लेकिन अब उसका नाम कर दिया गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। हाल ही में किसे मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष चुना गया है? मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब जो है ये ब्रिटेन के लंदन में बेस्ड एक क्रिकेट क्लब है जो कि काफ़ी पुराना है। तो इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बन गए हैं मार्क निकोलस। मार्क निकोलस की अगर हम बात करें तो ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। तो ये अब एमसीसी के अगले अध्यक्ष बन जाएंगे जो कि अक्टूबर में अपना पदभार संभालेंगे। तो अभी के लिए इसके अध्यक्ष कौन हैं? अभी के लिए इसके अध्यक्ष हैं स्टीफन फ्राई। तो इनके बाद अक्टूबर महीने में मार्क निकोलस एमसीसी के अध्यक्ष बन जाएंगे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे तेज यानी कि सबसे कम पारियों में 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाबर आजम ने केवल 97 पारियों के अंदर ही 5000 रन कंप्लीट कर दिए हैं, जबकि इससे पहले यह रिकॉर्ड था हासिल अमला के नाम पर, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं और इन्होंने 101 पारियों में 5000 रन कंप्लीट किए थे ओडीआई में। तो इस तरीके से अब बाबर आजम जो हैं वो सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है उत्तराखंड की पुलिस ने। तो यहाँ के जो तीर्थ स्थल हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पे स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा को लॉन्च किया गया है। मैड्रिड ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो मैड्रिड ओपन जो है ये टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है जो कि एक काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट होता है और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। आपको बता दूं कि जो कार्लोस अल्कराज है ये स्पेन के ही एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने मैड्रिड ओपन जो कि स्पेन में ही हुआ था उसको जीत लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों विनर्स के नाम लिख दिए हैं। मैड्रिड ओपन 2023 में आपको सिर्फ 2 विनर्स के नाम याद रखने हैं। एक तो पुरुष एकल में विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, और वुमेन सिंगल्स को जीता है आरियाना साबालेंका ने जो कि बेलारूस की है। इसमें इस तरह की ट्रॉफी दी जाती है।
हाल ही में एक सम्मेलन हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह सम्मेलन हुआ है। इसका नाम रखा गया था मशीन कैन सी 2023। तो आपको बताना है कि ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये जो सम्मेलन हुआ है मशीन कैन सी 2023, ये सम्मेलन हुआ यूएई की राजधानी दुबई के अंदर। आप सभी लोग जानते हैं कि दुबई के अंदर ही म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है, यानी कि भविष्य का संग्रहालय। तो वहीं पे मशीन कैन सी 2023 नाम का शिखर सम्मेलन हुआ है। हाल ही में पुरातत्वविदों को किस नेशनल पार्क के अंदर 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग और 2000 साल पुराने मानव निर्मित जल निकायों का पता चला है। तो भारत का जो एक फेमस नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और ये आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है और ये बाघों के लिए फेमस है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो शोधकर्ता हैं उनको 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली है, और यहाँ पर जल के निकाय भी मिले हैं, यानी कि जलाशयों की भी यहाँ पर खोज की गई है जो कि मानव निर्मित हैं। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में इसकी खोज हुई है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को स्लीप सॉल्यूशंस ब्रांड वेकफिट डॉट सीओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वेकफिट डॉट सीओ जो है ये एक स्लीप सॉल्यूशंस ब्रांड है, यानी कि स्लीपिंग से रिलेटेड इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हाल ही में वेकफिट डॉट सीओ ने जो अभिनेता आयुष्मान खुराना है उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं जो अभिनेता आयुष्मान खुराना है इनको वेकफिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया था। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो WHO है इसने कोविड-19 बीमारी के बारे में बताया है कि अब कोविड-19 बीमारी जो है ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी कि कोविड-19 बीमारी अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रही। तो कब इसको डिक्लेयर किया गया था ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में, तो इसको 30 जनवरी 2020 को डिक्लेयर किया गया था, जब इसके केसेस दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर WHO ने यह भी बताया है कि कोविड-19 महामारी के जो केसेस हैं वो लगभग पिछले 1 साल से भी अधिक समय से नीचे की ओर जा रहे हैं, और WHO ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते लगभग 7 मिलियन लोग पूरी दुनिया में मारे गए हैं, यानी कि लगभग 70 लाख लोग कोविड-19 महामारी के चलते मारे गए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है ये आपको बताना है। और दूसरा सवाल है कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 जो है इसको किसने जीता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने मई महीने के फर्स्ट वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो हम लोग इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।